पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जो कि हमारे सौर मंडल का इकलौता नीला ग्रह है, वह आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले स्पेस में महज एक डस्ट का क्लाउड हुआ करता था। जिसका एक बड़ा सा बादल जिसमें ज़मीन, पानी, हवा, इन सब का कोई नामो निशान भी नहीं था। फिर बादल से लेकर एक सॉलिड स्फीयर में ये आखिर तब्दील कैसे हुआ? क्यों काफ़ी सारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि डस्ट के क्लाउड के बाद जो हमारा प्रोटो अर्थ, या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो रॉ अर्थ बना था, वह आज की पृथ्वी से 4 गुना छोटा था और लाल दहकते लावा से बना हुआ था। जब पृथ्वी इतनी छोटी थी तो उसमें इतना सारा मैस आखिर आया कहाँ से? और उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ दहकता हुआ लावा ही था, तो फिर कैसे डस्ट का क्लाउड इतना गर्म हुआ और फिर बाद में वो ठंडा हुआ, जिसकी वजह से पृथ्वी पर पहला जीव पनप पाया। वेल हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वरुण और आज हम यही सब जानने वाले हैं कि आखिर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और आज जो आप देख पाते हैं एक हरा नीला ग्रह, इसमें कैसे तब्दील हो पाया। इन आवर वीडियो टाइटल्ड हाउ वाज द अर्थ फॉर्म्ड, आज हम लोग एक तरह से अर्थ की बायोग्राफी पर नज़र डालने वाले हैं, जो काफ़ी यूनिक होने वाली है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसे बायोग्राफी होगी जो कि किसी के पैदा होने से पहले की स्थिति बयां करती है। अपनी पृथ्वी की बायोग्राफी जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने 1755 में अपनी बुक यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवन में लिखी थी। फिर उस बुक में पियर लैपलेस, जो कि एक फ्रेंच स्कॉलर थे, उन्होंने 1796 में कुछ चेंजेस किए और फिर इनकी यह बुक आज यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हाइपोथीसिस बन गई है, क्योंकि इन्होंने इस बायोग्राफी में सोलर न्यूक्लियर डिस्क मॉडल SNDM की मदद से अर्थ के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है। यह ऐसी हाइपोथेसिस है जो कि क्लियरली सब कुछ बताती है कि हमारा सोलर सिस्टम एक डस्ट के क्लाउड से हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व होते होते एक डिस्क फॉर्म हुआ, जो कि बाद में सॉलिडिफाई हुआ। और यह एक्सप्लेनेशन काफ़ी लॉजिकल है। क्या बोलते हो? शुरू की जाए अर्थ की बायोग्राफी तो SNDM मॉडल के मुताबिक आज से अराउंड 6 बिलियन साल पहले आज जहां हमारा सोलर सिस्टम है, जिस जगह पर है, उस जगह पर महज एक डस्ट का क्लाउड हुआ करता था। और आज हम ऐसे ही डस्ट के क्लाउड को टेक्निकली नेबुला कहते हैं। स्पेस नेबुला एक तरह से हम थे, यानी कि हम कह सकते हैं ये जन्नत के बादल हैं, क्योंकि इसी की वजह से हम यूनिवर्स में कदम रखने वाले थे। और ऐसे नेबुलास कई बिलियन साल पहले ब्लास्ट हो रहे स्टार और ब्लैक होल से निकले मैटर से बनते हैं। तो ऐसे ही बनते बनते हमारे इस नेबुला में मैटर बढ़ता जा रहा था। वैसे वैसे इस नेबुला की ग्रेविटी भी बढ़ती जा रही थी और अपना नेबुला स्पेरिकल शेप में आने लगा। क्योंकि आज हमारे पास ग्रेविटी का इक्वेशन है विच इज़ G=gmm/r2। इसमें हम साफ देख सकते हैं कि ग्रेविटी को और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उस वक्त स्टार के ब्लास्ट और ब्लास्ट से निकले मैटर से अपना नेबुला बढ़ता जा रहा था, यानी कि मास बढ़ता जा रहा था। पर तभी इत्तेफाक कहो या अपना नसीब कहो, हमारे नेबुला के नज़दीक एक बहुत बड़ा स्टार फट के सुपरनोवा में तब्दील हो गया। मैंने यहाँ पर नसीब क्यों कहा पता है? क्योंकि ब्लास्ट से निकला शॉक इतना तेज़ था कि उसने अपने नेबुला के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही कोलैप्स कर दिया और पूरे सिस्टम को एंगुलर मोशन, मतलब रोटेशन वाला मोशन दे दिया। मतलब अब तक जो क्लाउड एक सर्कल जैसे शेप का था, एकदम से फ्लैट डिस्क जैसे बन गया, जिसमें कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं थी। तो अब कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही नहीं थी सारे मैटर को पकड़ के रखने के लिए, तो सारे मैटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे डिस्क में। जहाँ जहाँ मैटर काफ़ी डेंस था वहाँ वहाँ और ज़्यादा मैटर गैदर होने लगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ना, यानी कि उसके मास बढ़ने से उस रीजन की ग्रेविटी भी बढ़ जाती है। और इसी ग्रेविटी की वजह से हमारा मैटर जगह जगह पे गैदर होने की वजह से अपने नेबुलर डिस्क का सरकमफ्रेंस सिकुड़ने लगा। और छोटे सरकमफ्रेंस का मतलब होता है इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब जो रोटेशनल मोशन हमें मिला था वो और भी तेज़ हो गया। अब आई नो फ्रेंड्स, इसमें से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बाउंस कर गए होंगे, बट आप वीडियो को रिपीट करके फिर से समझ सकते हो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक क्लिप दिखाता हूँ। इस क्लिप को ध्यान से देखो। जब उस लड़की ने अपने हाथ फैलाए, उसका सरकमफ्रेंस बढ़ गया और इसकी वजह से हवा का रेजिस्टेंस भी बढ़ गया और उसका एंगुलर मोमेंटम, या सिंपल भाषा में कहूँ तो उसकी रोटेशनल स्पीड घट गई। पर जैसे ही उसने हाथ अंदर किए, उसका रेजिस्टेंस कम हो गया और रोटेशनल स्पीड इंक्रीज हो गई। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इस प्रिंसिपल को बैले डांसर बहुत यूज़ करते हैं। अगर आपके दिमाग की बत्ती जल गई है कि कैसे डिस्क की स्पीड बढ़ी, चलिए वापस आते हैं हमारे स्टोरी पर। तो जैसे ही डस्ट क्लाउड से बनी
ये डिस्क घूमने लगी बिल्कुल किसी साइक्लोन की तरह। उसके सेंटर में एक वॉर्टेक्स बनने लगा जो हर चीज़ को सेंटर में खींच रहा था, और देखते ही देखते सारा मैटर सेंटर में गैदर होने लगा। सेंटर में भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ का प्रेशर ड्रेस्टिकली इंक्रीज़ हो गया। और एज़ वी ऑल नो, जो आई नो कुछ लोगों को नहीं पता होगा, फिर भी गे लुसाक्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी जब सेंटर में प्रेशर बढ़ा तो वहाँ का तापमान भी बढ़ गया। और जब इतना प्रेशर गैस और मैटर पर पड़ेगा तो उन्हें आपस में रिएक्ट करने से पूरी कायनात भी नहीं रोक सकती है। इसलिए जब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के संपर्क में आए तो उनके बीच न्यूक्लियर फ्यूज़न हुआ, तब हीलियम मॉलिक्यूल्स बनने लगे। और ये वही रिएक्शन है जो आज हमारे सन में हमें देखने मिलता है। यानी इतनी देर से ये इंटेंस प्रेशर, टेम्परेचर और न्यूक्लियर फ्यूज़न एक गर्म चिड़चिड़े बेबी सन को पैदा कर रहा था। और इसकी पैदा होते ही इस बेबी सन का नाम रखा गया प्रोटोस्टार नाम। और इसका ख्याल रखने के लिए जो नैनी पॉइंट की गई थी ना, उसका नाम था प्रोटोप्लैटिनरी डिस्क, यानी डस्ट पार्टिकल्स और सॉलिड ऑब्जेक्ट की एक ऐसी डिस्क जो उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे सैटर्न प्लैनेट के अराउंड कैसे एस्ट्रॉयड्स घूमते हैं, बस यही चीज़ एक लार्ज स्केल पर। और प्लैटिनरी डिस्क में मेटल्स और सिलिकेट्स ही एक ऐसे थे जो बेबी सन के मूड स्विंग्स को झेल सकते थे। क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो इस बेबी सन के पास घूमने लगे और उनकी ग्रेविटी से उन्होंने जो मैटर अट्रैक्ट किया और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स बने। जो मॉलिक्यूल्स दिल से काफ़ी सेंसिटिव थे, प्लैनेटरी डिस्क में बेबी सन से दूर रहने लगे। इन नाजुक मॉलिक्यूल्स की तादाद मेटल्स और सिलिकेट से ज़्यादा थी, इसलिए वो बेबी सन के दूर गैस जायंट्स बन गए, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब जब प्लूटो प्लैनेटरी डिस्क की जायदाद का बंटवारा ऑलमोस्ट हो ही चुका था, बच्चे कुछ मॉलिक्यूल्स जिन्होंने भी डिसाइड नहीं किया था उन्हें किसके साथ जाना है, वो आज भी एस्ट्रॉयड्स की फॉर्म में भटकते हैं अपने एस्ट्रॉयड बेल्ट, क्यूपर बेल्ट या फिर ऊट क्लाउड में। वैसे हमें अब तक ये तो देखा कि मैटर और सिलिकेट्स ने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बनाए, लेकिन क्या ये एकदम से हो गया? बिल्कुल नहीं। फ्रॉम द टाइम व्हेन प्रोटोस्टार वाज बॉर्न, तब से लेकर छोटे छोटे रॉक्स बने जो हर वक्त एक दूसरे से टकराते रहते थे। इन्हीं टकरानों ने आज चलकर 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बनाए। यस, 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि वरुण भाई से कुछ गलती हो गई, पर खुश मत हो, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। पहले 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ही थे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और थिया। मार्स से जो प्लैनेट 4 गुना बड़ा हुआ करता था, जो गलती से हमारे नवजात चांद जितने छोटे अर्थ से टकराया। टकराव इतना ज़बरदस्त था कि थिया के कुछ पार्ट और अर्थ तो फ्यूज़ होकर एक ही बड़ा सा प्लैनेट बन गए। पर उस टकराव के वक्त एक छोटा टुकड़ा बाहर उड़ गया। और जानते हो वो टुकड़ा क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा, वो हमारा चांद है। इस टकराव को हम आज जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथीसिस और बिग स्प्लैश के नाम से जानते हैं। बिग स्प्लैश के बाद अब हमारा अर्थ 7.7 बिलियन लोगों के रहने लायक बन गया था। पर एज़ यू नो, अंकल मैक्स ने कहा कि बड़े साइज़ के साथ आती है बड़ी इंटेंस ग्रेविटी। तो इस इंटेंस ग्रेविटी ने आसपास के एस्ट्रॉयड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और एस्ट्रॉयड्स की जैसे अर्थ पे बारिश होने लगी। और उस समय तो अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं था जो उसको इन एस्ट्रॉयड से बचाता। और इस हज़ारों साल तक चलने वाली एस्ट्रॉयड्स बम्बार्टमेंट ने पृथ्वी को एक जैसे मॉल्टन प्लैनेट में बना दिया, फ्रॉम द टॉप लेयर टू द बॉटम। और क्योंकि हर तरफ से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी और अर्थ को गर्म कर दिया था, अर्थ के एस्ट्रॉयड्स की वजह से अर्थ एक मॉल्टन प्लैनेट बन गई। फिर जो हुआ वो था छांटने वाला पार्ट। अब जब पूरी पृथ्वी काइंड ऑफ लिक्विड स्टेट में आ गई थी, उसकी वजह से जो हैवी मटेरियल्स थे वो तो सिंक हो गए और हल्के लेस डेंस मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आने लगे। इसलिए आज हमारा अर्थ अलग अलग मैटर्स में दिखता है, यानी कि इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल, आउटर मेंटल एंड क्रस्ट। इस पूरे प्रोसेस में गैसेस बेसिकली जो सबसे कम डेंस होते हैं वो ऊपर की तरफ चले गए और अर्थ के चारों तरफ बना दिया अर्थ को रहने लायक एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि उन गैसेस ने अर्थ के चारों तरफ बनाया अर्थ का एटमॉस्फेरिक शील्ड। पर ऐसी जलती हुई पृथ्वी पर उसके अराउंड जलता हुआ टॉक्सिक गैसों का एटमॉस्फेयर अभी भी लाइफ को पालने लायक नहीं था, इसलिए उसे लाइफ की डिलीवरी के लिए कुछ डिले करना पड़ा। और जब लगभग एस्ट्रॉयड्स की बम्बार्टमेंट्स खत्म हुई तो अर्थ का टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होने लगा और लाइफ को पैदा होने का मौका मिला। और कैसे फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फेट्स और हाइड्रोकार्बन्स और एंड अदर गैसेस पानी तो बना के रखा था, पर वो इंटेंस हीट के कारण वेपर्स के फॉर्म में अर्थ
एटमॉस्फेयर में मौजूद था। अपनी पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई तब जाके वेपर्स को कंडेंस होने का मौका मिला और फिर आखिरकार धरती पे बारिश आई और जिसने सबसे पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को जन्म दिया। और अब यह कैसे हुआ ये एक अलग गाथा है। अगर आपको ये भी जानना है तो हमें कमेंट कीजिए, हम लोग वीडियो उसके ऊपर ही बनाएंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जिसमें यह बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक से सल्फर कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स को डाइजेस्ट करके ऑक्सीजन बना रहे थे। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में से टॉक्सिक गैसेस कम हुई और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा। बढ़ते हुए ऑक्सीजन ने इवेंचुअली ओजोन लेयर यानी कि O3 की लेयर को जन्म दिया और ये हमारे पृथ्वी के लिए अच्छी खबर थी। पर जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि बढ़ते ऑक्सीजन के कारण वो काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स चल बसे। पर उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो बढ़ते हुए एटमॉस्फेयर के साथ इवॉल्व हुए फ्रॉम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया से आज के ईकैरियोटिक लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा बात मुझे ये लगी कि अर्थ को 5 बिलियन साल लगे लाइफ को पालने लायक बनाने के लिए और बस 5 दशकों में ही हमने इसे ना रहने लायक बना दिया है। अब फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने अर्थ के सफ़र को समझा। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अटपटी लगी कि अर्थ के अंदर का मैटर अगर डेंसिटीज़ के बेसिस पे लेयर्ड है तो सॉलिड क्रस्ट ऊपर और लिक्विड आउटर कोर अंदर क्यों? क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि सॉलिड काफ़ी डेंस होता है लिक्विड से, पर ऐसा क्यों है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको फर्स्ट बैक्टीरिया से ह्यूमंस कैसे जन्म ले पाए ये सब जानना चाहते हैं तो बस मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर ठोकना और हमारे टेक ऑफ साइंस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।